अरे बहू अब ले भी आ, और कितना समय लगाएगी खाना तैयार करने में। भूख के मारे जान निकली जा रही है मेरी। यहाँ पर चूहों के साथ साथ हाथियों ने भी पेट में हड़ताल लगा दी है। लाई मम्मी जी, बस 2 मिनट और। 1 घंटे से इसकी 2 मिनट सुन रही हूँ, अभी तक पूरी नहीं हुई। शीला का भूख के मारे हाल बेहाल हो रहा था। इतने इंतजार के बाद आखिरकार उनको खाना मिल ही जाता है। खाना देखकर हे राम, अब क्या हुआ माँ? अरे देखो तो खाने में कितने पकवान बनाए। अरे बहू इतना सब क्यों बनाया? मम्मी जी इतना सब कहाँ, सिर्फ 2 सब्जी और रोटी तो है। वही तो 2-2 सब्जी है। एक वक्त के खाने में भला 2-2 सब्जी कौन बनाता है? मम्मी जी मैंने 2 सब्जी सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि निशा को करेले पसंद नहीं है और आज आपका करेले खाने का मन था तो मैंने उसके साथ थोड़ी सी टिंडी की सब्जी भी बना दी। अरे तो ये अचार के साथ खा लेती, इसके अलग ही नखरा है। बताओ, पहली बार देख रही हूँ किसी को करेले नहीं खाने, लेकिन टिंडे खा सकती है। और बहू तू ना जरा ध्यान रखा कर, इसके कहने से कुछ नहीं होता। रसोई की जिम्मेदारी तेरी है ना, तुझे देखकर काम करना चाहिए। मम्मी क्यों आप बिना वजह सुबह सुबह बात को बढ़ा रही हो? एक ही तो एक्स्ट्रा सब्जी की बात है। अगर एक एक्स्ट्रा सब्जी बन भी गई तो उसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? भाग्यवान, अब गुस्सा छोड़ो, कोई बात नहीं, एक ही तो सब्जी है। ड्रामा? मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे सब्जी इतनी महंगी आती है, तुझे क्या पता? पैसे बड़ा पेड़ पर उगते हैं। एक एक सब्जी का मोल इतना है, फ्री में हमें सब्जियां नहीं मिल जाती, सब देख कर करना पड़ता है। लो जी, अब मम्मी शुरू हो गई। सब्जियों को लेकर ये रेडियो ऐसे बंद नहीं होने वाला। भाभी मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं कॉलेज जाकर ही खा लूंगी। निशा उठकर वहां से चली जाती है। तुम भी ना कभी कुछ भी बोलने लग जाती हो। अब देखो तुम्हारी वजह से वो बिना खाए उठकर चली गई। अरे उठकर जाती है तो जाने दो, अब क्या मैं सच बात भी ना बोलूं? और बहू तो ध्यान से सुन, कोई जरूरत नहीं है 2-2 सब्जियां बनाने की। ठीक है मम्मी जी। अब बात ज्यादा आगे ना बढ़े इसलिए अंजलि हाँ कर देती है, लेकिन शीला भी इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाली थी। सब्जियों को लेकर उसे हमेशा बड़ा डर रहता था। जैसे एक बार अंजलि ने शीला के कहने पर 2 सब्जियों के बजाय 1 सब्जी तो बना दी, लेकिन उसमें भी कुछ था जो शीला को राज नहीं आया। अरे बहू तू तोरी की सब्जी बना रही थी तो जरा पतली ही बना लेती। तूने तो 2 बार की सब्जी एक ही बार में छौंक दी। देखो कितनी गाढ़ी सब्जी है। अरे इतनी सब्जी तो मैं 3 बार में बना लेती। मम्मी जी अब सब्जियां तो खाने के लिए होती है, अगर हमें पतली सब्जी खानी है तो इससे अच्छा है कि हम पानी ना पी लें। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जितनी भी सब्जी फ्रिज में रखी है वो सारी सब्जी एक बारी में डाल दो। तुझे पता है सब्जी कितनी महंगी आती है, सब्जी का मोल भाव करना इतना आसान नहीं होता। तुम फिर शुरू हो गई। कोई बात नहीं, बहू ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, कभी कभी उसकी तारीफ भी कर दिया करो, हमेशा बस कमियां निकालती रहती हो। अजय आपको क्या पता, आपका तो बस खाने में ध्यान रहता है। महंगाई आसमान छू रही है, आसमान। उसमें से सबसे महंगी सब्जियां ही है। बहू तो आगे से पतली सब्जी ही बनाइयो। हाँ हाँ, सब्जी में सब्जी डालने की क्या जरूरत है, मैं तो सीधा पानी में मसाले डालकर उबाल कर दे दूंगी। दिन गुजरते हैं, फिर कुछ दिन बाद शीला की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती है। उसकी बहू सुमन उनके लिए पानी लाती है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी जी आप चाय के साथ क्या लेंगी, गर्मा गर्म पकौड़े बना दो आपके लिए? हाँ बेटा, तूने तो मन की बात छीन ली। वैसे भी आज मौसम ऐसा ही हो रखा है, चाय के साथ पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होगा। हाँ, ऊपर से सुमन बहू के हाथ के पकौड़े, वाह जी वाह, फिर तो नहले पे दहला हो जाएगा। ठीक है आंटी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, बढ़िया से आलू के पकौड़े बना दे। जी मम्मी जी, बस अभी बना कर लाई। अंजलि रसोई में जाती है और अलग अलग तरह के पकौड़े बनाकर लाती है। आंटी जी सिर्फ आलू प्याज के नहीं, आप सभी के लिए पालक गोभी और पनीर के पकौड़े भी बनाकर लाई हूँ। अरे वाह बेटा, शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ भाई, शीला की बहू तो है ही कमाल। कितनी लकी है जो उसकी बहू उसकी इतनी खातिरदारी और सेवा पानी करती है। क्या खातिरदारी, इसने तो यहाँ पर पूरा सब्जी बाजार ही खोल दिया। क्या हुआ शीला बहन, कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, मैं भला कुछ क्या कहूंगी, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। आंटी जी आप पकौड़े खाइए ना, वरना ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इसका स्वाद नहीं आएगा। हाँ हाँ, खाओ खाओ। ठीक है। पूरे महीने की सब्जियां एक ही बारी में खा जाओ। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे।
इतने में ये पकौड़े बने, इतने में तो पूरे महीने की सब्जियां बन जाती। विमला और शांति से आराम से पकौड़े खा रही थी, लेकिन शीला के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे तो हर जगह बस अपनी सब्जियां नजर आ रही थी। खाना खत्म करने के बाद, अच्छा बहन, चलते हैं अब हम। हाँ हाँ आंटी जी आते रहना। हाँ बेटा, जरूर तेरे हाथ की पकौड़े खाने जरूर आएंगे। नहीं, क्या तू नहीं चाहती कि हम आए? अरे नहीं, ऐसा मैं क्यों चाहूंगी। मेरे कहने का मतलब था, अगली बार सिर्फ पकौड़े खाने नहीं आना, कुछ और भी अच्छा बनाकर खिला देगी बहू। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। दोनों सहेलियां वहां से चली जाती है और उनके जाते ही जो शीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। जब मैंने तुझसे कहा था सिर्फ आलू के पकौड़े बनाइयो, तो तुझे इतने सारे पकौड़े बनाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ मम्मी जी, वो आपकी सहेलियां हैं, उनके लिए इतना तो बनता ही था। अरे सहेलियां है तो क्या हुआ? क्या तू एक ही बारी में सारा राशन उन्हें खिला देगी? सारी सब्जियां एक बार में खिला दी। मेरी बेचारी सब्जियां, तुझे जरा देख कर करना चाहिए, पूरे महीने की सब्जी बनती इतने में। मम्मी जी, आप जब उनके घर जाती हैं तब उनकी बहुएं भी तो आपकी अच्छे से खातिरदारी करती है ना। हमें भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अरे तेल लेने गई खातिरदारी, हमें अपना हिसाब किताब देख कर चलना चाहिए। सब्जियां फ्री में नहीं आती, उनके लिए अच्छा खासा रुपया लगता है, और तुझे तो जरा सी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, पकौड़े बनाने में इतनी सब्जी कहाँ लगती है, जरा सी तो सब्जी थी, अब फिर आ जाएगी। अरे रहने दे। अब शीला तो शीला थी, वो कहाँ मानने वाली थी। मेरी सब्जियां। हे भगवान, शीला कभी किसी फंक्शन में भी घर में 2 सब्जियां नहीं बनने देती, और एक साथ इतनी सारी सब्जियों के पकौड़े देखकर उसका दिल घबरा गया। सब मामले एक तरफ, लेकिन सब्जियों के मामले में शीला बहुत कंजूस थी। उसे अक्सर यही हाय तौबा लगी रहती कि कहीं उसकी बहू एक ही बारी में सारी सब्जियां खराब ना कर दें। इसीलिए शीला ने एक नया कदम उठाया। एक दिन जब अंजलि सब्जी लेने जा रही थी। रुक जा बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज के बाद तू कभी भी सब्जी लेने नहीं जाएगी। लेकिन क्यों मम्मी जी? क्योंकि तू ऐसे सीधे तो मेरी बात समझेगी नहीं, इसलिए अब से सब्जियां लाने का जिम्मा मेरा। तो यहीं रुक, मैं भी सब्जी लेकर आती हूँ। शीला अंजलि के हाथ से थैला ले लेती है और सीधा सब्जी लेने घर से निकल जाती है। अब मम्मी जी के सब्जी लेने से क्या ही अलग हो जाएगा? सब्जी मैं लाऊं या मम्मी जी, बात तो एक ही है ना। सब्जी तो फिर भी लगनी है। पता नहीं मम्मी जी ना क्या क्या सोचती रहती हैं। कोई बात नहीं, लाने दो। लेकिन अंजलि शीला की बातों से अभी अनजान थी। उसे नहीं पता था कि आगे उसके लिए कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। शाम को शीला कुछ बैंगन लाती है। मम्मी जी, आप तो बाजार में सब्जियां लेने गई थी ना, सिर्फ बैंगन लेकर वापस आ गई क्या? क्योंकि आज रात को खाने में सिर्फ बैंगन का भरता बनेगा। अच्छा ठीक है, वो तो मैं समझ गई, लेकिन पूरे हफ्ते की सब्जियां कहाँ हैं? अब से घर में पूरे हफ्ते की सब्जियां एक साथ नहीं आएंगी। हर दिन की हर रोज एक सब्जी आएगी। जिस भी वक्त के खाने में जो भी खाने में बनेगा, मैं उसी वक्त वही सब्जी लाकर दे दूंगी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों मम्मी जी? इससे पहले मैंने बहुत कोशिश की बरकत करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। अब मुझे यही आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने ऐसा ही करने की सोची है। देखो, इससे ना सब्जियों में बहुत अच्छी बरकत होगी और सब्जी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। हाँ? ले, अब जाकर रात के खाने में बैंगन का भरता बना दे। अंजलि रसोई में जाती है और रात का खाना बनाती है। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहता है। सुबह कोई सब्जी बनानी होती तो शीला उसी समय अंजलि को वो सब्जी लाकर दे देती। ले बहू, मैं अभी सुबह के खाने में बनाने के लिए तोरी लेकर आई हूँ। लेकिन मम्मी जी, इसमें तो सिर्फ 2 ही तोरी है, इसमें क्या ही सब्जी बनेगी? हाँ, तो पानी वाली तोरी बनानी है ना। तोरी तो पानी वाली अच्छी लगती है, ज्यादा गाढ़ी तोरी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये तो 1 पाव तोरी भी नहीं होगी। हाँ, तो क्या हुआ, इसमें सब अच्छे से बन सकता है। मैंने पहले तेरे हाथ में सब्जियों का जिम्मा देकर देख लिया है। तू तो एक ही बारी में सारी सब्जी उड़ाल देती है। हाँ, तो सब्जी में स्वाद भी तो आना चाहिए ना मम्मी जी। अब सब्जी खानी है और सब्जी बनाने के लिए सब्जी तो डालनी होगी, सिर्फ पानी में मसाले उबालकर थोड़ी ना दे दूंगी। देख बहू, मैं ना ज्यादा कुछ नहीं जानती, आप सब मेरे हिसाब से ही चलेगा। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो इसी तरह सब्जी में काम चलाते थे। इतनी सब्जी बहुत है, इसमें बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी। हाँ जरूर, ये तो इतनी ज्यादा सब्जी है कि इसमें पूरे मोहल्ले का भंडारा हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि सभी पड़ोसियों को खाने पर बुला लीजिए, इसमें तो सबका पेट भर जाएगा।
अरे बस कर बहू, बहुत हो गया। अब ये ज्यादा टैन टैन ना कर, जाकर खाना बना, मुझे भूख लगी है। अंजलि गुस्से में सब्जी लेकर रसोई में आ जाती है। कैसे दिन आ गया है, अब जब सब्जी बनानी होती है उसी समय हाथ में सब्जी मिलती है और जिस वक्त जो सब्जी आती है वही बनानी पड़ती है। यहाँ तो अपनी मर्जी से कभी पसंद की सब्जी भी नहीं बना सकती मैं, जिस समय जो मिला है वही खाना होगा। हे भगवान, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं सब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। अंजलि भी बहुत दुखी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शीला ने तो अपना फैसला ले लिया था, उसे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था। शीला अब हर वक्त बहुत ही कम सब्जी लाकर देती और उस समय अंजलि को मजबूरन वही सब्जी बनानी पड़ती। बल्कि इतनी कम सब्जी में तो काम भी नहीं चल रहा था। एक दिन, अरे अंजलि, आजकल तो सब्जी लेने नहीं आती। अब क्या बताऊं, सारा जिम्मा मेरी सास ने ले लिया है। लेकिन अचानक से क्यों भला? पहले तो कभी नहीं किया। अंजलि सुमन को सारी बात बताती है। सच में यार, मानना पड़ेगा तेरी सास को, बड़ी कंजूस है। सब्जियों में इतनी कंजूसी कौन करता है भला? अब देख ले, मेरी सास तो करती है, लेकिन मैं तो घर में रहकर बहुत पक गई हूँ। मुझे तो तुम सबके साथ मिलकर बाजार जाना, वहां गप्पे लड़ाना बहुत याद आता है। हम भी ना तुझे बड़ा मिस करते हैं। अब देखते हैं कब तेरी किस्मत में बाहर निकलना लिखा है। बाहर तो मुझे निकलना ही होगा, नहीं तो अब मैं ऐसे घर में पड़े पड़े तो पागल हो जाऊंगी। बस फिर अगले दिन से जो तुमने मंगवाया था ये सारा सामान ले आया मैं। हाँ सही हुआ, घर में सामान खत्म हो रहा था। अंजलि आती है और सामान का बिल देखकर कहती है, पापा जी आप तो बहुत महंगा सामान ले आए, आपको मोल भाव करवाना चाहिए था, वरना जैसे सब्जियों में मोल भाव होता है ना, वैसे ही इसमें भी मोल भाव हो जाता है। अरे बेटा, इन सामानों में मोल भाव कहाँ होता है? पापा जी आप भूले हैं ना, इसलिए नहीं कर पाए, वरना मैं होती तो मैं तो अच्छे से मोल भाव करने के बाद ही लेती। अच्छा बेटा, लगता है मुझे भी सीखना होगा। बस अब तो अंजलि हर छोटी छोटी चीजों में मोल भाव करने लगी थी। वो कोई भी चीज नहीं छोड़ती थी। एक दिन, अरे सारे घर की लाइट क्यों बंद है? हाँ, पूरे घर में अंधेरा है। अंजलि टॉर्च लेकर अचानक से उनके सामने आती है, जिससे वो डर जाते हैं। भाभी, आपने तो मुझे डरा दिया। अरे टॉर्च लेकर क्यों घूम रही है? और घर की सारी लाइट क्यों बंद है? क्या लाइट चली गई? नहीं मम्मी जी, लाइट नहीं गई है, लेकिन हमें बिजली सेव करनी चाहिए। क्या भाई? क्यों क्या मम्मी जी, हमें जितनी चीज की जितनी जरूरत है उसे उतना ही यूज करना चाहिए ना, वरना कितनी वेस्टेज हो सकती है। अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? आजकल इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही है? मम्मी जी, जो चीज आपने मुझे सिखाई वही तो कर रही हूँ। मैंने ऐसा बेतुका कब सिखा दिया तुझे? मोल भाव मम्मी जी, मोल भाव। आप ही तो हमेशा कहती हैं जिंदगी में हमेशा मोल भाव करना सीखना चाहिए। अब मैं कर रही हूँ तो आपको परेशानी हो रही है। अरे लेकिन सभी चीजों पर ये चीज लागू नहीं हो सकती। क्यों मम्मी जी, क्या ये बात सारी सब्जियों पर लागू हो सकती है? ये तो बहुत गलत बात है। ये तो सब्जी के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए हमें किसी एक के साथ ना करके सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब भगवान जी को कोसने का क्या फायदा मम्मी? तुम ही हमेशा भाभी को ताने मारती थी। भूख तो अब। फिर शाम को जब सभी चाय पी रहे थे, बहू इसमें तो जरा सी भी चीनी नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल फीकी चाहिए। ओह अच्छा, लगता है कम रह गई। मैं ना बिल्कुल दाने गिन गिन कर चीनी डाल रही थी। अरे लेकिन क्यों बेटा? अब पापा जी, मैं पहले सब्जियों में मोल भाव कर लेती थी, लेकिन अब सब्जियां नहीं लाती ना, तो बाकी चीजों में भी तो मोल भाव करना ही होगा। हाँ बेटा, लेकिन इतना मोल भाव भी अच्छा नहीं होता। हर चीज में मोल भाव नहीं हो सकता। लेकिन पापा जी, मम्मी जी ही हमेशा कहती थी कि हमें मोल भाव करना आना चाहिए, तो बस वही है, मैं अब सभी चीजों में मोल भाव करना सीख रही हूँ। अंजलि की इन हरकतों की वजह से घर में सभी बहुत परेशान थे। एक दिन तो अंजलि ने हद ही कर दी। नहीं नहीं पापा जी, एक रोटी कम खाइए। अरे लेकिन क्यों बेटा? कम से कम एक रोटी तो कम खानी चाहिए ना, एक रोटी तो कम कीजिए आप लोग। अरे क्या बात है बेटा, चपातियां इतनी कम है कि जैसे सब्जी वाले से मोल भाव करता है वैसे हमसे कर रही हो। मोल भाव तो करना चाहिए ना पापा जी। लगता है अब तो भाभी की सुई बस मोल भाव पर ही अटक कर रह गई है। बेटा, अपने मोल भाव के चक्कर में हमें कम से कम भूखा तो मत मारो। क्या कर सकते हैं पापा जी, मेरी ना इतनी मोल भाव करने की आदत हो गई है ना, जब तक दिन में एक बार मोल भाव ना कर लूं तब तक मन ही नहीं भरता। अंजलि की सुई
मोल भाव पर कुछ यूं अटकी कि घर में सबका जीना ही हराम हो गया। अब इसी बात से सब बहुत परेशान रहने लगे। घर में ना तो किसी को ठीक से खाना मिलता, और खाना मिलता भी तो उसमें कोई चीज कम या ज्यादा ज्यादा तो कभी नहीं मिलती। तुमने बहू को मोल भाव करने के लिए इतना परेशान किया कि अब उसने हर चीज में मोल भाव करना शुरू कर दिया। सच में उसकी इस हरकत से तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे इससे अच्छा तो पहले ही सही था। बहू बाहर जाती थी तो बाहर ही मोल भाव करके आ जाती थी। कम से कम घर में तो उसे मोल भाव करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या हो गया अगर वो सब्जी थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी तो? अब खाने के लिए सामान तो लगता ही है, घर में सब्जी के अलावा और भी तो खर्चे होते हैं। सही कहा, मैंने बिना वजह ये मुसीबत मोल ले ली। बस अब मोल शब्द सुनकर ही मेरे कान थक जाते हैं। तभी वहां अंजलि आती है। लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। लेकिन इतनी कम चाय क्यों लाई है? वो भी तो निकाली। मम्मी जी, चीजों को देखकर इस्तेमाल करना चाहिए ना। अब हमें चीजों को थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना होगा। देख बहू, तू कल का कल सब्जी लेने चली जाइयो। घर में सारा दिन इतना मोल भाव करना मेरे बस की ना है। तुझे मोल भाव का इतना ही शौक है ना, तो जाकर सब्जी वालों से कर। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो। अंजलि खुशी खुशी वहां से चली जाती है। देखा, मेरी ये ट्रिक काम कर ही गई। इतने दिनों से घर में रहकर बोर हो गई थी। अब फिर से हर रोज अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी मैं। फरीदाबाद शहर में गौरी अपने पति प्रदीप, बेटे हिमेश और बहू नैना के साथ रहा करती थी। उनका ये मध्यम वर्गीय परिवार एक सुखी जीवन जी रहा था। यार नैना, मेरा लंच बॉक्स दे दो, फिर मैं ऑफिस जाऊं। जी बस ला रही हूँ। तूने नाश्ता किया हिमेश? नहीं, नाश्ता मैं रास्ते में ही कर लूंगा माँ। अरे ये क्या बात हुई? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे किराए पर कमरा लेकर अकेले रह रहा हो। परिवार के साथ रहने के बावजूद बाहर नाश्ता करेगा? अरे मम्मी, लेट हो गया हूं मैं। तो समय पर उठता क्यों नहीं है? पापा, अब आप बिना शुरू मत हो जाओ। रात देर से सोया था, इसलिए देर से जागा। अरे तो देर से सोया क्यों, जब पता है सुबह ऑफिस जाना होता है? तू छोटा बच्चा है क्या? हिमेश को उसके माता पिता ऐसे डांट रहे थे जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, और ये सब देखकर नैना अपनी हंसी छिपा रही थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है नैना। अरे नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो बस। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ। अरे बहू को क्यों डांट रहा है? डांट खाने वाली हरकतें तो तेरी है। चला आज चला जा, लेकिन कल से अगर नाश्ता नहीं किया तो मैं जाने नहीं दूंगी। ओके मम्मी। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। बाय। हाँ बाय। हिमेश के ऑफिस जाने के बाद नैना ने रसोई समेटी, कपड़े धोए और फिर कुछ देर फोन पर प्रिया से बातें करती रही। दोपहर कब बीत गई पता ही नहीं चला। जैसे ही शाम का सूरज खिड़की से झांकने लगा, नैना ने घड़ी की ओर देखा और उठ खड़ी हुई। अब तो डिनर का टाइम हो रहा है, चलो देखती हूँ आज क्या बनाऊं। लेकिन पहले मम्मी जी से तो पूछ लूं। नैना धीरे से ड्राइंग रूम में जाती है, जहां गौरी सिलाई कर रही थी। मम्मी जी, आज रात को क्या बनाएं? कुछ हल्का बना लो बहू। खिचड़ी या लौकी की सब्जी के साथ रोटी ठीक रहेगी। शरीर को आराम मिलेगा। सात्विक भोजन ही असली भोजन होता है। गौरी का जवाब सुनकर नैना के चेहरे की चमक वैसे गायब हो गई जैसे बरसात में बिजली। उसे याद आ गया अपने मायके का गर्मा गर्म छोले भटूरे, राजमा चावल, भरवा करेलों का स्वाद। वो मम्मी जी, अगर आज कुछ अलग ट्राई कर ले, जैसे छोले भटूरे या राजमा चावल? अरे नहीं बहू, वो सब भारी खाना है, पेट को खराब कर देगा। हम तो सालों से सात्विक खाना खाते आ रहे हैं और एक भी दिन अस्पताल का मुंह नहीं देखा। नैना ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप रसोई की ओर चल पड़ी, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान मचल रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपने मन का खाना नहीं खा पाऊंगी। क्या पूरी जिंदगी लौकी और खिचड़ी में गुजर जाएगी? उसने चुपचाप लौकी काटी, रोटी सेकी और खाना तैयार कर दिया। जैसे ही थाली सजी, हिमेश ऑफिस से लौट आया। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया? तुम्हारी पसंदीदा लौकी की सब्जी और रोटी। वाह मम्मी, आप तो कमाल है। चारों ने खाना खाया, पर नैना का चेहरा बिना नमक की दाल जैसा बुझा बुझा सा था। रात को सब अपने कमरे में चले गए। क्या बात है, आज कुछ गुमसुम सी लग रही हो? वो मम्मी जी हर दिन वही सात्विक खाना बनवाती हैं। मुझे मायके में मसालेदार खाना खाने की आदत थी। यहाँ आए हुए भी महीनों हो गए, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना ही नहीं। ना बाहर से मंगवा सकती हूँ, ना घर में बना सकती हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता। अरे बस इतनी सी बात, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? जैसे तुम्हें मसाले पसंद है, वैसे मम्मी को सात्विक। अब देखो, एक आइडिया है। क्या? मम्मी को एक दिन बाहर लेकर चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में,
कुछ स्पेशल ट्राई कराओ वहां पर। अगर स्वाद पसंद आ गया तो फिर देखो अगली बार खुद कहेंगी, बहू आज वही बनाओ जो उस दिन खाया था। लेकिन मम्मी जी मानेंगी क्या? अरे ट्राई तो करो, अगर कोशिश नहीं करोगी तो कुछ बदलेगा कैसे? वैसे भी बिना मसाले की जिंदगी, वो तो जैसे बिना नमक की खिचड़ी है। हिमेश तो ये बोलकर सो गया, पर नैना की आंखों में अब मसालेदार सपने थे। अगले दिन नैना ने तय किया कि अब और नहीं, उसे अपनी पसंद का खाना चाहिए। वो अपनी सहेली प्रिया के घर के लिए निकल गई। मम्मी जी मैं जरा अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, कुछ घंटों में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, पर टाइम पर आ जाना, खाना बनाना है ना। जी जी जरूर। नैना प्रिया के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही, अरे नैना तू कितने जमाने बाद दर्शन दिए है, मेरी तो लॉटरी लग गई भी आज। हाँ यार बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, बस यूं ही थोड़ी फुर्सत मिली तो सोचा तेरे पास आ जाऊं। अरे चल अंदर आज तो गप्पे ही गप्पे होंगे। दोनों सहेलियां कॉलेज की बातों में खो गई। वो टीचर की नकल, वो कैंटीन का समोसा, वो लड़कों की नौटंकी, सब याद कर करके हंसी के ठहाके गूंजने लगे। तभी प्रिया बोली, अरे सुन, पहले कुछ खा ले, मेरी स्पेशल बिरयानी तैयार है। तेरी स्पेशल बिरयानी? तू तो शेफ बन गई रे। अरे बस, शादी के बाद यही स्किल्स काम आती है। प्रिया किचन में गई और उसके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आई। जैसे ही नैना ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हे भगवान, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से उतरी है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने महीनों से नहीं खाया। धन्यवाद धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, तेरी सहेली हूँ, इतना तो बनता है। फिर नैना ने अपने दिल की बात प्रिया को बताई। यार मेरी सासू माँ सिर्फ सात्विक खाना खाती है, हर रोज लौकी, तोरई, बिना प्याज लहसुन की सब्जियां। मेरा दिल तो करता है चिल्ला चिल्ला के कहूं, मुझे ये खाना नहीं खाना। ये तो ज्यादती है, लगता है कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। हिमेश ने कहा था अगर एक बार मम्मी जी को टेस्टी खाना खिला दूं तो शायद उन्हें भी पसंद आ जाए। सोच रही हूँ तुझे साथ लेकर एक प्लान बनाऊं। अरे बताना कौन सा मिशन है, मैं तैयार हूँ। तू यही बिरयानी मम्मी जी को खिला देना, मैं उन्हें तेरे घर ले आऊंगी। डन डन डन, बिरयानी तैयार मिलेगी जनाब। कुछ दिन बाद नैना बड़े प्यार से अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी आज मेरी सहेली प्रिया ने बुलाया है, चलिए ना, थोड़ी ताजी हवा भी लग जाएगी। मुझे क्यों बुलाया है भाई, कोई स्पेशल बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही मन था। अच्छा चलो फिर, वैसे भी रोज यहाँ बैठे उब जाती हूँ। गौरी और नैना प्रिया के घर पहुंचे। दरवाजा खुलती ही प्रिया ने दोनों को अंदर बुलाया और गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। ये क्या महक है, खिचड़ी तो नहीं लग रही। नहीं, ये बिरयानी है। अरे ये तो कमाल है। मैं तो समझती थी स्वाद और स्वास्थ्य साथ नहीं चल सकते, लेकिन ये तो अद्भुत है। बिल्कुल चल सकते हैं। मेरी तो ये फेवरेट है। तेरी सहेली ने तो कमाल कर दिया। अरे तू भी कभी बना के दिखा। ठीक है मम्मी जी, अब से मैं भी कुछ अलग ट्राई करूंगी। नैना बाहर से शांत रही, लेकिन मन में तो ढोल नगाड़े बज रहे थे। मेरा प्लान काम कर गया। अगली शाम नैना हाथ जोड़कर मासूम चेहरा बनाकर गौरी के पास पहुंची। मम्मी जी बताइए आज क्या बनाऊं, लौकी, तुरई या फिर? आज ना वही बना ले जो तेरी सहेली ने बनाया था। क्या नाम था उसका? अब बिरयानी। नैना के मन में तो जैसे बैंड बाजा बज उठा। यस, बिरयानी का जादू चल गया। क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, आप कहती हैं तो बना देती हूँ बिरयानी। नैना नाचते गाते बिरयानी बनाती है और पूरे प्यार से सबको परोसती है। सब खुश नजर आते हैं। क्या बात है बहू, बिरयानी तो बहुत अच्छी है। सच में मजा आ गया। लेकिन तभी गौरी कहती है, नैना ये स्वाद तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमी है। तेरी सहेली वाली जैसी बात नहीं बनी। आलू होते तो और अच्छी लगती। तूने आलू नहीं डाले? ठीक है मम्मी जी, अगली बार आलू के साथ बना दूंगी। अगले दिन जब फिर से खाने का समय आता है, नैना रसोई में जाने से पहले गौरी के पास जाती है। मम्मी जी आज फिर से बिरयानी बनाने जा रही हूँ, इस बार कल से भी ज्यादा लाजवाब बनेगी। और हाँ, आज आलू भी डाल रही हूँ। हाँ बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन देखो अपनी उस सहेली जैसा बनाना, उसने कमाल कर दिया था। नैना मुस्कुराती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक हल्की सी घबराहट होती है। इस बार वो मटर नहीं डालती, सिर्फ आलू डालती है और खुद से बड़बड़ाते हुए सोचती है, मम्मी जी को आलू चाहिए थे ना, बस वही डाल देती हूँ। शायद मटर उन्हें पसंद नहीं आई होगी। कुछ ही देर में बिरयानी तैयार हो जाती है और सब खाने के लिए बैठते हैं।
ये क्या तुमने मटर निकाल दी? सिर्फ आलू ही आलू। बिरयानी में रंग और स्वाद तो मटर से आता है। ये तो बस तहरी लग रही है। पर आप ही ने तो कहा था आलू डालो, तो मैंने सोचा मटर निकाल दूं। ये भगवान, मैंने ऐसा कब कहा कि मटर निकाल दो? मैंने बस ये कहा कि कुछ कमी थी और आलू डाल देने से बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मटर निकाल दो। मुझे तो सही लग रही है ये भी। अरे आपको क्या पता, चुप रहो। नैना अब ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। वो चुपचाप थाली उठाती है और किचन की तरफ चल देती है। 10 मिनट दीजिए, मैं अभी मटर डालकर लाती हूँ। वो मटर छौंकती है, बिरयानी में डालती है और फिर से परोसती है। लेकिन इस बार भी वही होता है। नहीं, वो बात नहीं है। देखो, मजा तो तब है जब हर दाने में स्वाद फूटे। ऐसे अलग से मटर डालने से कुछ बात नहीं बनी, तो मैं फिर से बनानी पड़ेगी, सही तरीके से, प्यार से। अरे क्यों बहू को बार बार परेशान कर रही हो? अरे तो अभी बनाने को थोड़ी ना कह रही हूँ, अगली बार बनाना तो सही से बना लेना। नैना का चेहरा उतर जाता है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से परेशान हो जाती है। रात को जब नैना बेडरूम में होती है, हिमेश पूछता है, क्या बात है मैडम, अब तो तुम्हें बिरयानी खाने को मिल रही है, फिर भी चेहरा ऐसा जैसे खाने को कुछ मिला ही ना हो। आपने देखा ना, कल भी बिरयानी बनाई, आज भी, लेकिन मम्मी जी ने दोनों बार कमी निकाल दी। अरे ये तुम सास बहू का मैटर है, मुझे इसमें नहीं पड़ना। तुम्हें जो सही लगे करो। नैना कुछ और कहना चाहती है, लेकिन तभी गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन दिल तो मेरा आज भी सुलग रहा है। अगले दिन नैना काम कर रही थी और गौरी टीवी देख रही थी। एक कुकिंग चैनल पर सतरंगी बिरयानी की रेसिपी चल रही थी। नैना जल्दी आओ, देखो टीवी पर क्या दिखा रहे हैं। क्या मम्मी जी? देखो, सतरंगी बिरयानी, 7 तरह की सब्जियां, रंग बिरंगी, स्वाद से भरपूर। शादी में एक बार देखी थी, आज भी याद है। आज से बिरयानी बनाओ ना। इसके लिए तो 7 तरह की सब्जियां भी काटनी पड़ेंगी। हे भगवान। देख रही हो ना? जी जी मम्मी जी, कल बनाऊंगी 7 तरंगी बिरयानी, 7 सब्जियों वाली। नैना वापस किचन में चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये उससे कौन सी मुसीबत अपने सर ले ली। सुबह होते ही वो गुपचुप रसोई से बाहर निकली और सीधे सब्जी मंडी पहुंच गई। भैया, 7 रंग की सब्जियां चाहिए, ऐसी चाहिए कि देख के ही लोगों को इंद्रधनुष याद आ जाए। गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, पीले मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और मटर, सब कुछ थैले में भरकर वो घर लौटी। फिर शुरू हुआ रंगों का खेल, सब्जियां काटना, धोना और उन्हें करीने से सजाना। हाँ, आज तो ये चाकू भी मेरी मेहनत देखकर रो पड़ेगा। कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार बिरयानी तैयार हो गई। सारा घर महक उठा। नैना ने खुद जब बिरयानी चखी, वाह, इस बार तो सच में स्वाद में सुर लग रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर बिरयानी सजाई गई, सबने खाया, तारीफ की, पर अच्छी है, पर तेरे हाथ में वो बात कहाँ जो तेरी सहेली के हाथों में थी। और ये तो वैसी बिरयानी है ही नहीं जैसे टीवी पर दिखाई थी, उसकी तो शक्ल ही अलग थी। नैना का अब सब्र का बांध टूट चुका था। अगर इतना ही है तो आप खुद बना लीजिए ना, एक बार पता चल जाएगा कितनी असली बनती है आपकी। गौरी झट से खड़ी हो गई और फिर शुरू हुआ तू तो मैं। तमीज सिखाई नहीं क्या किसी ने? सास से ऐसे बात करते कोई? अरे बस करो, बहू ने मेहनत की है, उसकी नीयत में तो कोई कमी नहीं थी। हाँ मम्मी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप भी ट्राई करके देख लो एक बार। मैं क्यों बनाऊं? इसको ही शौक था बिरयानी बनाने का। शौक नहीं था, आप ही ने तो कहा था बिरयानी बनाओ। मैंने सिर्फ कहा था, तूने तो जानबूझकर खिलाई मुझे प्रिया के घर ले जाकर ताकि मैं बोलूं। पर स्वाद तो पसंद आया था ना? हाँ आया, पर तेरे खाने में नहीं आया। प्रदीप ने एक बार फिर सबको शांत किया। चलो बहू, एक बार और ट्राई करो, इस बार कुछ नया डालो, हम सब साथ में तुम्हारे। अगले दिन नैना फिर जुट गई। इस बार उसने मशरूम भी जोड़े बिरयानी में, और खाने से पहले वो अपनी पड़ोसन सविता के घर गई। सविता दीदी, जरा बताना तो इस बार बिरयानी कैसी बनी है? वाह, क्या मजेदार बिरयानी है, मुझे भी इसकी रेसिपी देना। नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर घर आई और बिरयानी सबको परोसी, लेकिन घर में कुछ नहीं बदला था। अरे सांस नहीं आ रही है, इसमें क्या डाला है? मम्मी जी, इसमें मशरूम डाला था। क्यों? अरे कमबख्त, मुझे मशरूम से एलर्जी है। सब घबरा गए। फौरन गौरी को अस्पताल ले जाया गया। दवाई दे दी है, सब ठीक है, लेकिन अगर बिरयानी खानी है तो असली मीट वाली खाइए। ये सब क्या खाने में लगे हो? राम राम डॉक्टर, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं,
हमारे लिए तो बस वेज बिरयानी ही अच्छी है। गौरी ठीक होकर घर लौटी और बिस्तर पर आराम कर रही थी, तभी सविता मिलने आई। कैसी हैं आप दीदी, बिरयानी ठीक नहीं लगी क्या? बहुत से अच्छी बिरयानी बनी नहीं रही, कितना भी कहो। आपने चावल तो बदल कर देखे कि नहीं? और हाँ, सब्जियां जितनी ज्यादा हो ना उतना ज्यादा स्वाद आता है। गौरी ने तुरंत नैना को बुलाया। अब की बार और सब्जियां डालना और चावल भी बदलना। मैं पहले ही 7-8 सब्जियां डाल चुकी हूँ, और कितनी डालूं? जितना कहा जा रहा है ना बस उतना कर, बहस की जरूरत नहीं है। इस बार नैना ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब गिनती की नहीं, गिनती से ज्यादा सब्जियां डालेगी। 9 सब्जियों को काट काट कर उसने बिरयानी में डाला और पूरे विश्वास के साथ थाली गौरी के सामने रख दी। उफ, ये क्या बना दिया तूने फिर से। अभी भी वो स्वाद कहाँ है जो होना चाहिए था। कितना अधूरा अधूरा लग रहा है। नैना की आंखें भर आई। थाली वहीं रखकर वो सीधा हिमिश के पास पहुंची। आप ही कुछ कहिए ना, क्या करूं मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। अरे क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हें ही सात्विक खाना नहीं खाना था, भूख तो रोज रोज बिरयानी का तमाशा बना रखा है। नैना चुपचाप कमरे में गई और प्रिया को फोन लगाया। प्रिया, मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मी जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 9 सब्जियां डाली फिर भी मुंह बना रही है। सुन नैना, तेरी सास तुझे सिर्फ परेशान कर रही है और कुछ नहीं। अब तो ऐसा कर, जो भी सब्जी बाजार में मिले सब डाल दे, कुछ भी मत छोड़ना। और हाँ, मिर्चें डबल कर दे, शायद तभी अकल ठिकाने आएगी। नैना ने फोन काटा और मन ही मन कसम खाई। अब जो होगा देखा जाएगा। उसने इस बार 12 सब्जियां खरीदी। पत्ता गोभी, बैंगन, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, भिंडी, टमाटर, प्याज, मशरूम, आलू, हरी मिर्च और बीन्स, और हर चीज दिल खोल कर डाली। बिरयानी पक चुकी थी, महक ऐसी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आ जाए। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे, थालियां परोसी गई। अरे भगवान, ये क्या क्या आ रहा है मुंह में। भिंडी, बैंगन, मशरूम, चटनी जैसी बन गई है ये बिरयानी। इस पर तो स्वाद का पता ही नहीं चल रहा। ये क्या कर दिया तुमने नैना? ये बिरयानी है या सब्जी मंडी का स्टॉक क्लियरेंस? मैंने वही किया जो मम्मी जी ने कहा था, और सब्जियां डालो और सब्जियां डालो। सो जो मिला सब डाल दिया, मटर से लेकर मशरूम तक। किसी को बुरा ना लगे इसलिए सबको बुला लिया इस थाली में। हे भगवान, इतनी मिर्चें, मेरी जीभ चल रही है। ये क्या कर दिया तूने? बस अब बहुत हो गया। इस बिरयानी के चक्कर में हमारा महीने भर का बजट उड़ गया है। अब से घर में बिरयानी नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गौरी एकदम शांत, थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में बोली। अच्छा बहू, माफ कर दे, अब नहीं कहूंगी इतनी सब्जियां डालने को। तू अपने हिसाब से बना लिया कर। 2-4 सब्जी हो या जैसे भी तू चाहे। अब मैं तेरा स्वाद समझ गई हूँ। नैना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। एक अजीब सी राहत उसके चेहरे पर थी। धन्यवाद मम्मी जी। अगली बार आपके मन की और मेरे हाथों की बिरयानी दोनों का स्वाद मिलेगा। और उस दिन से घर में फिर कभी बिरयानी पर युद्ध नहीं हुआ। सब्जियां कम भी हो तो भी प्यार ज्यादा था। बिरयानी बनती रही कभी 2 रंगों में तो कभी 7 रंगों में, पर स्वाद हर बार परिवार के एक होने का था। ठंडा खाना। ये कहानी शुरू होती है प्रियंका के ससुराल से, जहाँ प्रियंका सुबह सुबह सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। 4 बजे से उठी हुई हूँ, खुद के शरीर के लिए एक्सरसाइज करने तक का समय नहीं मिलता मुझे। दिन भर ये बनाओ वो बनाओ, और उसके बाद भी करण को खाना पसंद नहीं आता। क्या बनाऊं अब मैं? अरे क्यों परेशान हो रही है बहू, कुछ भी बना दे, इतना क्या सोचना। पापा जी जैसे नहीं है करण मम्मी जी कि आपने जो दिया चुपचाप खा लिया। इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी कह देते बार बार वही खाना बनाती हो। अब अपना सर बनाओ क्या? और आप कह रही है कुछ भी बना दे। हाँ, जैसे बहुत सीधा है ना आपका लाडला, कुछ भी बना दिया फिर तो ये खाने ही नहीं वाले। लिख के देती हूँ, आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ आज। प्रियंका आलू टमाटर की सब्जी बनाकर हॉल में टेबल पर रख देती है और अपने पति को आवाज लगाती है। करण, नाश्ता तैयार है, टेबल पर आ जाओ। करण। वही रोज रोज का खाना क्या खाऊं? अरे बिल्कुल गर्मा गर्म है, खाओ तो। रूम में ले आऊं क्या खाना? यही सब करके तूने उसका सर सुजा रखा है। कोई जरूरत नहीं है इतना सर पर चढ़ाने की। हो गया, बना दिया ना तूने खाना, अब तू भी बैठ जा, थक गई होगी, आकर खा लेगा खुद ही। कुछ देर बाद करण और सुरेश आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना देखते ही सुरेश कहता है, कल दोपहर को भी तो आलू टमाटर की सब्जी बनी थी नहीं करण? मेरी गलती हो गई ना पापा,
कल मैंने गलती से कह दिया था कि सब्जी अच्छी बनी है और बस खाने की देर थी कि फिर से मैडम ने वही आलू टमाटर की सब्जी बना दी। किसी चीज की तारीफ क्या कर दो उस चीज के पीछे ही पड़ जाती है। दुनिया में इतनी सारी सब्जियां हैं प्रियंका, पर तुम्हें तो बस वही आलू टमाटर समझ में आता है। अरे तो कौन सा अभी बनाई थी वो सब्जी? दोपहर को बीते हुए कितने घंटे हो गए, पता भी है तुझे? जो बनाया है बहू ने चुपचाप खा ले। बना बनाया मिल रहा है तो बातें निकल रही है मुंह से। जिन्हें नहीं मिलता उनके बारे में सोच। अच्छा बाबा अच्छा, परसों रात को तुमने वो बैंगन का भरता जो बनाया था बचा है क्या? वही दे दो, उसी के साथ पराठे खा लूंगा। ये आलू टमाटर तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। यही बात ना मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। जब मैंने भरता बनाया था तब तो आपको खाना नहीं था। किसी तरह आज सुबह मैंने उसे खाकर खत्म किया तो अब आपको भरता चाहिए। ठीक है, आज रात को भरता ही बनेगा, फिर देखती हूँ कैसे नहीं खाते आप। रात के खाने के वक्त प्रियंका बैंगन का भरता बनाती है खाने की टेबल पर। अब बैंगन बोल दिया तो तुमने सिर्फ बैंगन बना डाला। तो कम से कम साथ में कुछ और तो बनाती। भुजिया है क्या? वही ला दो, मैं उसी से रोटी खा लूंगा। अरे फिर मैं खाना बनाती क्यों? कभी आप भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी चाय से। मेरा मन ऐसे मानेगा क्या? अरे बहू, अब करण के लिए भुजिया ला रही है तो मेरे लिए भी अचार ला देना। पापा जी आप भी। बेचारी प्रियंका बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। जो सब्जी खत्म होती थी वो उसके पति और ससुर को खानी होती थी, और जो उसे बनाई होती थी उसे कोई खाना नहीं चाहता था। अपने कमरे में बैठी प्रियंका इसी बात पर सोचती हुई YouTube पर नई डिशेस सर्च कर रही थी। ऐसा क्या बनाए कि पति को अच्छा लगे? तभी कमरे के अंदर आकर शैलजा कहती है, उन्हें मूर्ख बनाए। इस तरह अपने पति के मुताबिक सब्जियां बनाती रही तो तेरा तो पूरा जीवन रसोई में ही चला जाएगा। तो फिर क्या करूं मम्मी जी? ये ठीक से खाते भी नहीं, भूखे रहते हैं। मुझे कितना दुख होता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे तो अब वो कर जो मैं किया करती थी। ये करण ना अपने बाप पर ही गया है। उन्हें भी कभी प्लेट पर परोसा हुआ खाना भाया नहीं है। उन्हें तो वही खाना चाहिए जो खत्म हो चुका हो। इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला, खाने को डीप फ्रिज करने का। खाने को डीप फ्रिज कर दे। एक बार जब खाना बनाती है तो ज्यादा क्वांटिटी में बना ले और फ्रीजर में भर दे। फिर 3-4 दिनों बाद उसे ही ताज़ा खाने की तरह गर्मा गर्म अपने पति को परोस दे। समझी क्या? नहीं, तू नहीं समझी। छोड़, कल का नाश्ता मुझ पर छोड़ दे और देख कैसे तेरा पति और तेरे ससुर जी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते हैं। अगली सुबह शैलजा डीप फ्रीज किए हुए मटर को निकालती है और बनाती है आलू मटर की सब्जी। और ऑफ सीजन में अपने खाने में मटर देखकर तो दोनों बाप बेटे खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो जन्मों जन्मों से भूखी हो। यही खाना तो मैं मिस कर रहा था मम्मी। वाह मम्मी वाह, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। देखो ये होता है एक्सपीरियंस प्रियंका, सीखो कुछ। मान गए शैलजा जी आपको। ऑफ सीजन में मटर, आहा मजा आ गया। बस ये मटर आप लेकर कहाँ से आई? आप खाने से मतलब रखिए ना, खेती किस खेत में हुई उससे नहीं। मान गए मम्मी जी को, क्या चक्कर चलाया है। अब मैं भी यही करूंगी। इन लोगों को ताज़ा खाना भाता ही नहीं है तो बासी ही सही। और अगले दिन से शुरू कर देती है प्रियंका खाना डीप फ्रीज करना। डीप फ्रीज करना ही है तो रोज रोज खाना बनाकर क्यों करूं? एक साथ में 2-4 सब्जियां बना देती हूँ और सबको फ्रीजर में रख देती हूँ। जब भी मांगेंगे तो खाने को गर्म करके सामने परोस दूंगी। एक साथ प्रियंका 4-5 तरह की डिशेस बनाकर फ्रिज में रख देती है। पहले 2 दिन तो पहले की तरह ही निकलते हैं, क्योंकि उन 2 दिनों में भी प्रियंका हर तरह की सब्जियां बनाकर डीप फ्रीज करने में बिजी थी। अब तीसरे दिन प्रियंका आलू प्याज की सब्जी फ्रिज से निकालकर खाने के टेबल पर परोसती है, जिसे देखते ही हमेशा की तरह करण कहता है, बताओ आलू प्याज मतलब आलू नहीं छोड़ना तुम्हें। उस दिन जो परवल बनाया था वो सही था नहीं पापा? परवल भी बनाया है पापा जी। मुझे लगा था कि करण को आलू पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैं अब भी परवल की सब्जी लेकर आती हूँ। प्रियंका फौरन फ्रिज खोलती है और बर्फ बन चुकी परवल की सब्जी को फ्रीजर से बाहर निकालकर कढ़ाई में गरम करके अपने पति और ससुर के सामने परोस देती है। और उसे देखते ही दोनों तो ऐसे वाह 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 करते हैं मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। वाह बहु वाह, आहा मजा आ गया। इन्हें तो मजा आना ही था। इन्हें इसी तरह गर्मा गर्म खाने की आदत जो है। समझ गए ना? नहीं समझे क्या?
ना ही समझे तो अच्छा है मम्मी जी। अब तो प्रियंका को मानो कोई भूख भेदी बाण मिल गया था। अरे डीप फ्रीजर के रखे उसके खाने से घर में सभी की भूख मिट रही थी और इसी खाने को खाते खाते आज 14 दिन हो जाते हैं। नहीं 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 बहू, मुझे कुछ मत दे, खाने का स्वाद सही नहीं लग रहा मुझे। आपकी पसंद की भिंडी है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है खाना? बिल्कुल ताजी तो है सब्जी। मुझे भी पिछले 2-4 दिनों से खाने के टेस्ट में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। रहने दो प्रियंका, मेरा खाना मत डालो। करण तो बचकर निकल जाता है और सुरेश फंस जाता है। किसी तरह सुरेश उस खाने को निगलता है, पर बुरी बात तो ये होती है कि इसके बाद भी प्रियंका बासी खाने को ही सभी को परोसती। अब तो ऐसे खाने के डर से सुरेश और करण बाहर ही खाना शुरू कर देते हैं। 1 महीने बाद इन लोगों का भी समझ में नहीं आता, क्यों खाना नहीं खाना? ये खाना खराब थोड़ी ना है, हम दोनों भी तो यही खाना खा रहे हैं। कुछ हुआ क्या हमें? करण कह रहा था कि उसे खाने में बदबू आ रही है। अब बताओ मम्मी, रोज रोज कोई खाना बनाता है क्या? अरे रहने देना बहू, क्या दिमाग खराब कर रही है। इन बाप बेटे को चूल्हे में जाने दे, तू और मैं नाश्ता कर लेते हैं। 20 दिन पहले तूने जो पोहे बनाकर फ्रीजर में रखे थे ना, वही ले आ, खा लेते हैं। बातें करते करते दोनों सास बहू पोहे खाना शुरू करती हैं। खाते खाते प्रियंका कहती है, पेट में ये अचानक गुड़गुड़ कैसे होने लगा? लगता है सुबह पेट साफ नहीं हुई होगी। मैं ना अभी बाथरूम जाकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू रुक, मेरी तो उम्र भी हो गई है, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मुझे बाथरूम जाने दे। और जो ये सास बहू बाथरूम में जाती हैं, फिर तो बाथरूम इनसे छूटता ही नहीं। हर 2-2 मिनट में कभी शैलजा तो कभी प्रियंका बाथरूम में। अच्छा हुआ पापा हमने बाहर खाना खा लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। हो गया ना पेट खराब दोनों का। अच्छा आप बताओ क्या खिला रही थी प्रियंका तुम हमें? वो क्या है ना बेटा, मैं कुछ चीज़ों को डीप फ्रिज कर देती हूँ, जैसे कि कच्ची सब्जियों को, पर बहू ने तो हर खाने को ही डीप फ्रिज करना शुरू कर दिया। मुझे भी ज़्यादा स्वाद में फ़र्क नहीं लगा तो मैं भी खा लेती थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं जी? डॉक्टर को बुलाइए वरना मैं परलोक सिधार जाऊंगी। एक बार और बाथरूम गई तो आपको मुझे ही डीप फ्रिज करना पड़ेगा। करण फौरन डॉक्टर को कॉल करके उन्हें घर बुलाता है। डॉक्टर प्रियंका और शैलजा को दवाई देते हैं और उन्हें बताते हैं कि बासी खाने के कारण ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब नहीं खाएंगे हम। चाहे मुझे दिन में 100 तरह की सब्जियां क्यों ना बनानी पड़े, मैं बासी खाना तो ना खाऊंगी, ना किसी को खिलाऊंगी। शिल्पा है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी। लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी,
तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसे ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण के भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है। और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है। अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज, शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर, आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना। उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना? कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ।
अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना। शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है।